नमस्कार श्रोताओं। पेश है प्रोग्राम एक कहानी कुछ नगमे। आज का ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं जतेंद्र शर्मा और वंदना अग्रवाल। आज जिस शख्सियत की लिखी हुई कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लीजिए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक मधुर गीत। अमृता प्रीतम न केवल पंजाबी साहित्य बल्कि यूं समझिए कि हिंदुस्तान के साहित्य का एक नायाब सितारा। हिंदी फिल्म संगीत में रुचि रखने वाले और ख़ासकर साहिर साहब के फैंस जो हैं वो भी इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। हालांकि अमृता प्रीतम जी केवल इसी परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं हैं। उन्होंने पंजाबी भाषा में अनेक कविताएं, उपन्यास और कहानियां लिखी हैं और उनको कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह वगैरह। उनकी कहानियों में मुख्य पात्र हमेशा कोई औरत रहती है। औरत से जुड़ी हुई कहानियां, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों। और आज की हमारी कहानी जंगली बूटी की अंगूरी भी उस छोटे से और पिछड़े हुए गांव की जन्मी पली है, जहां औरत को संस्कारों से और रस्म रीति से स्वतंत्र होकर कभी मोहब्बत करने का ख्याल ही नहीं आता। उनको तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत एक पागलपन है, जो पागलपन तब आता है जब कोई मर्द उनको कोई जंगली बूटी खिला देता है। तो आइए आज इसी कहानी से जुड़ते हैं, संगीतमय कहानी जंगली बूटी। अंगूरी अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाजू हुआ है। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहले ही विवाह की जून में, इसलिए नई हुई। और दूसरे वह इस बात से भी नहीं है कि उसका गौना आए। अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलाकर भी 1 साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए। प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली बीबी की क्रिया करने के लिए अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद वह अंगोछा पानी में ही भीगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म में किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है, तो जैसे वह कह रहा होता है, उस मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे आंसुओं से भीगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है।
इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। पर एक तो अंगूरी अभी आयु की बहुत छोटी थी और दूसरे अंगूरी की माँ गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसलिए गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी थी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना लेने गया था तो वो अपने मालिकों को पहले ही कह दिया था कि या तो वह अपनी बहू को भी साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा, और या फिर वह भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते थे, पर जब प्रभाती ने यह बात कही कि वे कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोत कर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो इसके मालिक ये बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्लों के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट झीना हो गया था। वह पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँवों में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वो दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँव के साथ साथ चलती थी। ये क्या पहना है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है। और ये उंगलियों में? ये तो बिछुआ है। और ये बाहों में क्या है? ये तो पछेला है। और माथे पर? आली बंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना। तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाँका टूट गया है। कल शहर में जाऊंगी, टाँका भी गड़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था इतना बड़ा, मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक मड़क से पहनती थी, एक मड़क से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फिरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास ज़रा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है और उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते हैं, जिससे कुएं के गिर्द अक्सर पानी गिरा होता है और ये जगह बड़ी ठंडी रहती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरत को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता? ना, मर्द को नहीं लगता। अरे ये तुम्हें किसने कहा है? मैं जानती हूँ। फिर मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी ज़िंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गुंथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरी के आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुदा होता है कि रोटी तो क्या चाहे पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर। वह इतने सख्त मैदे की तरह गुथी हुई थी कि जिससे मठरियाँ तली जा सकती थीं। और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था, ठिकने कद का, ढलके हुए मुंह का कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके खाविंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुथी लोई को पकाकर खाने का हकदार नहीं है। वह इस लोई को ढककर रखने वाला कठवत है। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उससे मैंने उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी।
माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की। जब वह किसी के पांव पूज लेती है, कैसे पूछती है पाँव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपया, और लड़के के आगे रख देता है। ये तो एक तरह से बाप ने पाँव पूछ लिए, लड़की ने कैसे पूछे? लड़की की तरफ से ही तो पूजे। पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती। लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती? ना। कोई भी लड़की नहीं देखती? ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी और फिर कुछ सोच सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वे देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम भी करती हैं? कोई कोई। जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता? मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने में भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वे प्रेम क्यों करती हैं? बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वह उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उसे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या, वह तो पागल हो गई थी उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। ये तुम्हें कैसे मालूम कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या। वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। वह उसको बहुत चीज़ें लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियों भी लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी। ये तो चीजें हुई ना, पर ये तुम्हें कैसे मालूम कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर उसको प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूं भी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाएं, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वो जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी। वे तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छुपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी। किया पाएगी? कहने को तो अंगूरी ने कह दिया था, फिर शायद उसे सहेली पर स्नेह आ गया था या तरस आ गया था। दुखे हुए मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाने लगती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेता है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। और अब बड़े थोड़े ही दिनों की बात है, एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आ खड़ी हुई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थीं। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीबी जी, मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मेरा नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर न दिया, एकटक मेरे मुंह की ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर भी जवाब न दिया और एकटक सामने आसमान की ओर देखने लगी। ये दोपहर की बात थी। मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई थी। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बड़ी सिमटी हुई थी, शायद इसलिए कि शाम की ठंडी हवा देह में थोड़ी थोड़ी कंपकपी छेड़ रही थी। मैं अंगूरी की पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा।
मेरी मुंदरी में लागो नगीनवा, हो बैरी कैसे काटूं जो बनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में ही समेट लिया। तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपनी आंखों में कांपते आंसू रोक लिए और उनकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। आता है। यह तो तेरी सखी गाती थी। उसी से सुना था। फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की। 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे ये सारा हिसाब वह अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कांपे करेजवा। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कांपे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कांपे बदरवा। अंगूरी। अंगूरी एकटक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं। पगली, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा भी गया, पर मैंने ये बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि अंगूरी की सारी देह कांप रही थी। जाने अभी अभी उसने जो गीत गाया था, बरखा के मौसम में कांपने वाले बादलों का, गर्मी के मौसम में कांपने वाली हवा का और सर्दी के मौसम में कांपने वाले कलेजे का, उस गीत का सारा कंपन अंगूरी की देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी का खुद ही आहार करती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर में ही खाता था, इसलिए अंगूरी को उसकी रोटी का आहार नहीं था। इसलिए मैंने फिर कहा, तूने आज रोटी बनाई है या नहीं? अभी नहीं। सवेरे बनाई थी? चाय पी थी? चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं लेती नहीं। वह तो तू रोज चाय नहीं पीती? पीती हूँ। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह राम तारा। राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार। सारी छत सारी रात पहरा देता, बस सवेरे सार खूब उनींदा होता है। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों में चाय का गिलास मांगा करता था, कभी किसी के घर से और कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वह कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और अब जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले आता था, अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था और अंगूरी, प्रभाती और राम तारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि राम तारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुखती हुई हंसी आई और मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? ना। अंगूरी ने जुबान से कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया था। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला न गया। लग रहा था कि अगर अंगूरी ने रोटी खाई भी होती तो न खाने जैसी ही। राम तारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, एक गहरा बदन जिसके पास हल्का हल्का हंसती हुई और शर्माती आंखें थीं, और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी? कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बहकर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बहकर उसके होठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलते अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लागे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही।
और आगे अंगूरी की सारी आवाज उसके आंसुओं में डूब गई। उम्मीद करते हैं कि यह जंगली बूटी आपको पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के प्रस्तुतकर्ता थे मैं यानी जतिंदर शर्मा और मेरे साथ थी श्रीमती वंदना अग्रवाल जी। अगर आप भी कोई ऐसी कहानी इस प्रोग्राम में शुमार करवाना चाहते हैं तो हमें बताइए। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी ही कुछ कहानियाँ अपने इस प्रोग्राम में हम शुमार करें और आप तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कहानी कुछ नगमे, जिसे प्रस्तुत किया जतिंदर शर्मा और वंदना अग्रवाल ने। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91 95184 93915 और हमारा ईमेल एड्रेस है radioindradhanush@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा।